नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। इस बार उत्तराखंड में लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड के कई जगहों पर बादल फटने से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों का दुख दर्द बांटकर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद के नंदानगर क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया, साथ ही प्रभावितों का हाल भी जाना। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकार वार्ता कर आईजी गढ़वाल को पद से हटाने की मांग की है। करण माहरा का कहना है कि रुड़की क्षेत्र से एसटीएफ ने बीजेपी पार्षद को अवैध जमीन कब्जाने और कुख्यात अपराधी प्रवीण वाल्मीकि से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं इनके साथ 2 पुलिसकर्मियों की भी संदिग्ध भूमिका मिली है, जिनके व्हाट्सएप चैट का खुलासा होना चाहिए। साथ ही हमें संदेह ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इन सबके पीछे आईजी गढ़वाल का ही रोल है। मैंने आज आईजी गढ़वाल को पद से हटाए जाने की मांग सरकार से की है। मोनू बॉलर का जो प्रकरण है, जिसमें 50 करोड़ की संपत्ति फर्जी कागजात के आधार पर खुद करने का मामला सामने आया है, एसआईटी का गठन हुआ। मोनू बॉलर के साथ साथ आईजी स्वरूप जी के दफ्तर से संबंध रखने वाले 2 पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुए हैं और ये 2 पुलिसकर्मी एक बड़े अधिकारी के आदेश पर पिथौरागढ़ से यहाँ संबद्ध किए गए और उन पुलिसकर्मियों के द्वारा रोज 4 से 5 बार मोनू बॉलर से बातचीत होते हुए पाई गई है। हम उन बातचीत को रिकॉर्डिंग की मांग करते हैं और उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन पुलिसकर्मियों के फोनों से किसी बड़े अधिकारी ने मोनू बॉलर से बातचीत की होगी। उत्तराखंड में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जल्द शुरू होने वाला है। इसमें वर्ष 2025 की वोटर लिस्ट का मिलान 2003 की सूची से किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस पर चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देनी चाहिए। प्रक्रिया में दस्तावेज आसान और पारदर्शी हो ताकि सभी योग्य मतदाता शामिल रहे। देखिए, जिस तरीके से कल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठक भी थी, जो है अब जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके साथ, उन्होंने कहा कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसके बाद 22 और जो है निगम और निकाय के लिए है उनका रिवीजन कराना है। तो इसके लिए बिहार की तर्ज पे उत्तराखंड में भी प्रपोज्ड है अभी एसआईआर। ऐसी कंफर्मेशन उन्होंने नहीं दी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो रिवाइज होंगी 2003 की जो लिस्ट है उनके बेसिस पे लोगों को आगे नए जो वोटर लिस्ट है उनमें इनरोल किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखिए आप बिल्कुल, लेकिन एसआईआर का जो हाल बिहार में हुआ है वो उत्तराखंड में ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग को अपनी कमर कसनी पड़ेगी। आपने देखा बिहार में किस तरीके से जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको जो है वोटर लिस्ट से बाहर निकालने के लिए कितने पैतरे आजमाने पड़े इलेक्शन कमीशन को। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आपको आधार को जोड़ने की जो है आदेश देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को और आपको उसको स्वीकार करना पड़ा। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगने पड़ेंगे जो लोगों के पास इजीली उपलब्ध हो, अगर आपकी मंशा साफ है तो। अगर आप सरकार के जो है एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेंगे तो ही ये कार्य ईमानदारी से कर पाएंगे और हर व्यक्ति को उस इलेक्टोरल रोल में जोड़ पाएंगे, क्योंकि वोट का अधिकार एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है और वोट के अधिकार से ही लोकतंत्र में सत्ता आती है और सत्ता जाती है। सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 2016 के स्टिंग ऑपरेशन मामले में नोटिस भेजा है और उन्हें सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया है, जिसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय उन्हें अक्सर नोटिस मिलते हैं। इसी बात पर बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत को नोटिस का जवाब देना चाहिए और हर बात पर राजनीति करना शोभनीय नहीं है। हरीश रावत जी कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ये जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो आचार संहिता लग जाती है। अभी चुनाव 1.5 साल दूर है।
क्या 1.5 साल तक सारी चीजों को स्थगित कर दिया जाए? कानून से संबंधित, विकास से संबंधित चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर कुछ चीजें कंटिन्यूअस होती हैं। अब हरीश रावत जी ने जो कुछ किया उनको जवाब देना है उसका। उसमें क्या दिक्कत है? सीबीआई कभी भी नोटिस दे, उसका वो जवाब दे जो मांगा है। लेकिन हर चीज का राजनीतिकरण करना ये शोभा नहीं देता। मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश और तबाही के बाद पालिका प्रशासन ने राहत और पुनर्स्थापना कार्यों को पटरी पर लाने के लिए आपात बैठक बुलाई है। इसी को लेकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के नेतृत्व में 2 दिवसीय मूल्यांकन टीम गठित की गई है, जो प्रत्येक वार्ड में नुकसान का सर्वे करेगी। हमारे उत्तराखंड में जो और भी हमारे राज्यों में भीषण आपदा आई है, ये तो प्रकृति की देन है, और प्रकृति से छेड़छाड़ इंसान करता है तभी आपदा आती है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारे मसूरी में आप देख लीजिए किस प्रकार से पेड़ कट रहे हैं और पेड़ों का कटान किया जा रहा है, और जो पेड़ कटने के कारण जो मिट्टी है और पहाड़ नीचे को खसक रहे हैं। दूसरा कारण हमारे यहाँ है कि हमारे बोर्ड में बातें तो बहुत होती हैं, मीटिंगें भी बहुत होती हैं और हमारे द्वारा कई निर्णय लिए जाते हैं, परंतु उसके ऊपर कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जाती, क्योंकि कई बार पूर्व में बैठकों में ये बात हो चुकी है कि हमारे मसूरी शहर में एक डंपिंग जोन होना चाहिए, क्योंकि निर्माण यहाँ पर धड़ाधड़ चल रहा है और उस निर्माण को कोई विभाग रोक नहीं रहा। आप देखिए घर बन रहे हैं बिना एमडीडीए के, जो नक्शे पास हो नहीं रहे, और एमडीडीए भी इस प्रकार सोया हुआ है बिल्कुल कि मकान बनाते जाओ और आपदा से गिरते जाओ, और वो मकान बनाने रुक नहीं रहे, और इससे कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, लोग पहाड़ काट रहे हैं, लोगों का मलबा आ रहा है, उठा के पहाड़ों के नीचे फेंक रहे हैं। कि मैं 15 तारीख से फील्ड में घूम रही हूँ और जिस तरीके का नुकसान पूरे क्षेत्र में हुआ है मसूरी नगर पालिका के अंतर्गत, उसको देखते हुए आज बोर्ड की एक आकस्मिक बैठक बुलाई गई है, क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि बोर्ड से जब तक चीज़ें पास नहीं होगी हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये आकस्मिक बैठक बुला करके जो पालिका की संपत्तियां जो नष्ट हुई है इस आपदा में, उन पे किस तरीके से हम लोग त्वरित कार्रवाई कर सकें, इसी के तहत ये आज पालिका के बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसके तहत सभी सदस्यों ने जो वार्ड नंबर 1 है जहां ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके लिए सभी सदस्यों में सहमति बनी है कि वो वहां पर पालिका को बहुत तेज़ी के साथ काम करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे एक हम लोगों ने एक समिति का गठन भी किया है, जिसमें हमारे टीएस रहेंगे, हमारे जेई रहेंगे, ड्राफ्टमैन रहेगा। वो 2 दिन के अंतर्गत हमको एक रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि पूरे क्षेत्र से ये भी शिकायत आ रही है कि किसी के घर की अगर दीवार भी टूटी है तो वो कह रहे हैं कि ये पालिका की दीवार है, पालिका इसकी को देगी। तो हम लोगों ने टीम गठित कर दी है जो जाकर के 2 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट देगी कि ये जो भी परिसंपत्तियां नष्ट हुई है वो किसकी हुई है, किसी विभाग की है, पालिका की है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो जिसकी भी होगी उस विभाग को भी सूचित किया जाएगा, उसको निर्देशित किया जाएगा कि वहाँ पे उसकी मरम्मत की जाए। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो उसमें पालिका कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ पालिका की संपत्ति होगी या पालिका की संपत्ति की वजह से किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई पालिका करेगी। ये आज बोर्ड में निर्णय लिया। क्योंकि नाले खाले किसी भी शहर की लाइफलाइन होते हैं, क्योंकि जिस तरह शरीर में खून बहता है वैसे ही पानी इन नालों से होते हुए बाहर निकलता है। जब ड्रेनेज सिस्टम ही फेल हो जाएगा पूरी तरह तो कहीं ना कहीं किसी भी घर में, और जब पानी कहीं भी स्टोर होता है तो जब वो फोर्स के साथ कहीं भी जाएगा तो तबाही तो मचाएगा। वही मसूरी के अंदर देखने को मिला है। चाहे उसमें कहीं होटल शामिल क्यों ना हो, चाहे कोई भवन शामिल क्यों ना हो, कोई भी हो उसके अंदर, जिन लोगों ने नालों पे जो कब्जे किए हैं उनका ही देन है कि आज मसूरी जो क्षतिग्रस्त हो रही है, जो लैंडस्लाइड मसूरी में हो रहा है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कोई भी हो, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह फेल कर चुके हैं। क्योंकि लोगों ने जो कब्जे कर लिए उनको ड्रेनेज को खुलवाना बहुत बड़े अपने आप में एक चुनौती है, और अभी तक मैं मानता हूं कि इस चुनौती में हम फेल साबित हुए हैं। अगर सही टाइम पे और सही समय पे हम इन चीज़ों को खोल पाएँ आगे भविष्य के लिए तो शायद ये मुश्किलें कम होंगी और ये लैंडस्लाइड होना कम हो जाएगा। गंगोत्री धाम में इस साल यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बता दें कि बीआरओ ने नेशनल हाईवे को लगातार खोलकर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की है। इसी कड़ी में प्रशासन ने भोजन, पानी और मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम किया है। साथ ही गंगा पुरोहितों की ओर से दर्शन एवं पूजा की व्यवस्था भी हो रही है।
जिससे बढ़ती संख्या के कारण स्थानीय व्यवसायियों को लाभ मिल रहा है, लेकिन प्रशासन को व्यवस्थाओं को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हर हर गंगे, जय महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, बहुत अच्छा लगा यात्रा। यहाँ का सुविधा बहुत अच्छा है, रास्ता भी अभी एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। हर यात्री को बोल रहे हैं कि आओ आप दर्शन करो आराम से, कोई जाति की इधर की कोई परेशानी नहीं है। हर सभी का साथ साकार से सब अच्छा है। ये गंगा मैया बोलिए। मैं गंगोत्री गंगा मैया के दर्शन करने के लिए इस ब्राह्मण महाराज ने मेरे को सही तरह से पूजा विधि कराई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे पितृदेव को मोक्ष मिला और सभी यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैं राजकोट से आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा से विधि कराई है गौर महाराज ने और हम सही तरह से अच्छे से यहाँ पहुँच गए। गंगा मैया का हमारे पे आशीर्वाद था, इसलिए हम यहाँ गए। हरे कृष्णा। मैं सिलीगुड़ी से आया, वेस्ट बंगाल से। मैं अभी गंगोत्री में आया, उत्तरकाशी से गाड़ी बहुत रास्ता खुल गया। हाँ, सब लोग का अच्छा दर्शन कर रहा है, ठीक है। और कोई टेंशन नहीं, सब लोग आइए, दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मसूरी में हाई आपदा के बाद राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से जारी है। एसडीएम राहुल आनंद ने प्रशासनिक टीम संग मकरेती गांव, बाड़ी पानी क्षेत्र और मसूरी देहरादून रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 400 मीटर पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से 50,000 लोग जल संकट झेल रहे थे, जिसे 24 घंटे में दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया है। दरख्ती जमीन से प्रभावित 8 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया जा रहा है। वहीं मलबा हटाने और मुआवजा प्रक्रिया तेजी से जारी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, स्पेशली जो मलबे ऊपर से आए हैं, घरों में चले गए, घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जहाँ हम खड़े हैं, आई थिंक इस पोर्शन में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पे पुश्ते बह गए हैं और नीचे घरों में भी नुकसान हुआ है। तो हमारा सबसे पहले प्राथमिकता ये कि उसको सही कराया जाए और इसको भविष्य में जो लॉन्ग टर्म है, इसके एस्टिमेट्स बना के आरसीसी की जैसे लोगों की डिमांड है कि वही चल पाएगा। और मेरा भी पर्सनली मानना है कि इसी के बाद ही यहाँ पे मतलब लोगों को परमानेंटली राहत मिल पाएगी। हरिद्वार में लैंडस्लाइड के कारण बार बार रेलवे लाइन बाधित होने पर प्रशासन हरकत में आया है, जिसको लेकर डीएम की संस्तुति पर यूएलएमएमसी के भूवैज्ञानिकों ने भीमगौड़ा क्षेत्र का निरीक्षण किया और मिट्टी के सैंपल लिए। वहीं भूवैज्ञानिकों ने कहा कि यहां भूस्खलन रोकने के लिए बड़ी परियोजना की आवश्यकता है। लगातार बारिश के कारण शिवालिक पर्वत पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे हर की पौड़ी जैसे इलाके खतरे में है। 1-2 दिन पहले थोड़ा सा एक पैच जो था लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर, तो उसके निरीक्षण के लिए हमें बुलाया। तो हम होल एरिया ही हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्योर जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ की जो रॉक है वो वीक है। यहाँ पर सैंडस्टोन, मडस्टोन है। मडस्टोन बहुत वीक रॉक होती है। तो इसके लिए अभी 2 साल पहले भी कुछ हुई थी लैंडस्लाइड, तो यूएलएमसी पहले भी आया था। तो उसके बाद इन्होंने डीपीआर वगैरह प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट मतलब टेंडर वगैरह निकाले हैं। यहाँ पर कंबाइन होगा, मतलब कंबाइनली मिटिगेशन मेजर लेना पड़ेगा। हम एक मिटिगेशन मेजर नहीं ले सकते, ठीक है। पेड़ पौधे, बैम्बूज वगैरह होती है वो भी देखने पड़ेंगे। कहीं कहीं पर भी जहाँ पर पत्थर लटके पड़े हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि एंकरिंग वगैरह की ज़रूरत है, सॉइल नेली की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कंबाइन होगा और पूरा ही जो एरिया है हिल बाईपास रोड, और यहाँ क्योंकि नीचे सेटलमेंट है तो ये हमें ध्यान में रखते हुए मिटिगेशन मेजर करना पड़ेगा। तो अभी हम जाके स्टडी करेंगे, टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही कुछ सॉलिड तरीके से बोल सकते हैं। और रुक करेंगे हरिद्वार से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने। ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों की दस्तक देखी गई है, इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं कई इलाकों में हाथियों के झुंड देखे गए हैं। बिशनपुर, जमालपुर कला सहित कई इलाकों में हाथी देखे गए हैं। खेतों में फसलों का नुकसान हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप लगाए हैं, विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हरिद्वार से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर हाथियों का झुंड इलाकों में देखा जा रहा है। काशीपुर से अलीखा मोहल्ले में नगर निगम, राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद की है। वहीं छापे के दौरान 2 दुकानों के अंदर बोरियों में पॉलीथीन पैकेट मिले,
जिनकी गिनती फिलहाल जारी है। प्रतिबंधित पॉलीथिन को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, पर इसके बावजूद काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। कहना चाहूँगा कि लगातार हमें शिकायत मिल रही थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक कहीं किसी थोक विक्रेता के माध्यम से बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। इसी को लेके टीम लगाई गई थी। टीम के द्वारा ये अवगत कराया गया कि एक दुकान के बारे में टीम के द्वारा चिन्हीकरण किया गया और ये ज्ञात हुआ था कि वो कभी कभार खुलती थी जब उसको किसी को थोक में सामान देना होता था। तो इसी को लेके वहाँ पे लगातार निगरानी रखी जा रही थी। आज जैसे ही दुकान खुली और दुकान खुलने के बाद वहाँ पे राजस्व की टीम, पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम और पॉल्यूशन की टीम के द्वारा एक संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि वहाँ पे भारी मात्रा में जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है वो वहाँ पे एक थोक विक्रेता के माध्यम से बेचा जा रहा था। तो फिर वहाँ पे जो भी चालानी कार्रवाई होती है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको जब्त करना और अर्थदंड लगाना जो विक्रेता है, तो ये सारी कार्रवाई अभी की जाए। बाजपुर की ग्राम पंचायत बन्नाखेड़ा के विद्यालय में बच्चों और शिक्षकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का कहना है कि स्कूलों में शौचालय ठीक से काम नहीं कर रहे, साथ ही पंखे भी नहीं चल रहे हैं। और इसको लेकर विद्यालय अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि शौचालय कई बार बनवाए गए, लेकिन बच्चे उन्हें तोड़ देते हैं। ये टॉयलेटों में ताले लगे थे, पर आज जो है इस टॉयलेट का ताला खोल दिया। ऊपर भी जो है नया टॉयलेट है, बिल्कुल भी सफाई नहीं है इन टॉयलेटों में। हम सबको बाहर जाना पड़ता है, बॉयज लोगों को। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। 1 महीने से हमारे पंखे बंद है। जो पंखे बंद है हम बोल रहे हैं उन्हें सही करा दो, बोल रहे हैं कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। 2 महीने हो गए। अध्यक्ष बना रखे हैं सर जी, वो भी आते हैं, हाथ मिलाते हैं, सब लोगों से पूछताछ के चले जाते हैं। बच्चों की जो मजबूरियां वो नहीं समझते हैं। कुछ टीचर लोग जो है मतलब 4-5 टीचर लोग ये मिले हुए हैं, ये सारे इकट्ठे होकर दबा लेते हैं। हमने आवाज उठाई थी तो हमें तो फेल कर दिया इन्होंने। आवाज उठाते हैं तो हमारी कॉपी चेक भी नहीं करवाई, तो ये बच्चों को दबा लेते हैं। 3-4 टीचर मिल गए। एप्लीकेशन कर रही थी ऑनलाइन सर जी, वो भी इन्होंने रद्द करवा दी। समस्या है बन्नाखेड़ा इंटर कॉलेज में। एक तो सबसे पहले टॉयलेटों की संख्या यानी कि समस्या है, और बच्चे हमारे स्कूल में इतने ज़्यादा हैं तो कम से कम 700-750 बच्चे हैं। बैठने की व्यवस्था सही नहीं है, बना दिए बच्चे ज़्यादा 2-2 क्लासों में बिठाने पड़ रहे हैं। और टीचर सिर्फ 12 हैं। 3 टीचर हमने पीटीए से रख रखे हैं, अपने मद इकट्ठा करके 3 टीचर पीटीए से कर रखे हैं हमने, और बाकी हमारी 2 4th क्लास में रख रखे हैं। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ टॉयलेटों की, कमरे की और इसकी टीचरों की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो जो टॉयलेट हैं वो हमने बनवा भी दिए थे, लेकिन बच्चों ने उसको बार लात मार के तोड़ दिए हैं। अब उसके लिए हम धनराशि कहाँ से लाएं, जब दोबारा बनाएं बच्चों के लिए, फिर व्यवस्था कर रहे हैं। आप पीटीए से पैसा इकट्ठा कर रखा, उस पैसे से 4-5 हज़ार का फिर बनाएंगे हम। बच्चे उसको तोड़ दे रहे हैं बार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।